तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये तीसरा बजट इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान के सामने पेश करना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकालकर साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, फिर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवा है। विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत बहाल करने और कोरोना वबा के 3 लहरों से आजमा होने समेत उससे आवाज बंद हो गई। मगर हम इन मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और इस्तेकाम की तरफ गामजन हैं। ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। हमें कौन से हालात विरसे में मिले? जनाब स्पीकर, ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा कर्जों की वजह से दिवालियापन की सूरत हाल का सामना था। माजी में शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। यहाँ हमें विरसे में मिलने वाली मईशत के आम खद्दोखाल का मुख्तसर तस्करा करना मुनासिब होगा। करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर की तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पे था। बरामद तकरीबन 56 अरब डॉलर के साथ 25 अरब डॉलर की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट को और वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में -0.14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का वजन 7 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 की आखिर बढ़ते हुए 20 अरब डॉलर हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 की आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिलाज सोचे समझे कर्जे लेकर शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर
शरह सूद को कम रखकर स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान में माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट गुजारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायतशारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस मकाम से माशी नमू की तरफ गामजन हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताखीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इजाफी लहरों का सामना करना पड़ा मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के असूल का सफर जारी रखा और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज जिसमें मासूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई। इस शोबजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली 2 से ज्यादा शदीद थी। हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज किया
अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तौसीह की, अस्पतालों को आलात और अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ लोगों में हिफाजती तदाबीर पे रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे की मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी खदशात आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त की क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई जमीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोजगार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोजगार में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नजीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा खास तौर पे ई कॉमर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोजगार के मौके में मजीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब माजी के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमाया कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफी मिकदार में गल्ला और गजाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। गजाई अशिया दरामद करने की जरूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद जाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुंच गए हैं।
बैरूनी ज़र मुबादला के नाजुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है बल्कि इसमें बेहतरीन इजाफा हुआ है। $16 अरब के सरकारी जो रिजर्व हैं वो 3 महीने से ज्यादा की इंपोर्ट के लिए काफी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है बल्कि रुपए की कदर में खातिर इजाफा हुआ है जो कि अब $155 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफी नुमाया इजाफा है। जनाब स्पीकर, हमें महंगाई के दबाव का सामना है जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबकात की माशी हालत मुतासर हुई। इस काम ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ज्यादातर महंगाई खुराक की अशिया की महंगा होने की वजह से है जिसका काफी ज्यादा हिस्सा दरामद करने की वजह से महंगाई की जद में है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। ये पिछले 15-20 साल की जो हमने इस पे तवज्जो नहीं दी ये उसकी वजह है। जब मैं और अनाज, चीनी, खुर्द तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर अशाए खुर्द नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क की तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पे 56% इजाफा हुआ मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज्यादा इंसेंटिव देंगे। बात बढ़े और हम फूड इंपोर्ट न करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आड़ती के चंगल से निकल सके और होलसेल मार्केट में जाके अपने अजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होलसेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्जों की हिजम में बहुत ज्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि अब मईशत के शरह का मरला काफी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमजोर तबके डाउन इफेक्ट के रहमो कमरम से नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमजोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचा ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारी कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे।
ہر کاشتکار گھرانے کی کاشت کے لیے ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری قرضہ دیا جائے گا اور ٹریکٹروں اور مشین کی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے کے انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں گے. ان سب گھرانوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لیے وہ گھر بنا سکیں. ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا اور ہر گھرانے کے فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. جناب اسپیکر، یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے جس کا نعرہ تو بہت لیڈروں نے لگایا لیکن دیا کچھ نہیں. لیکن اب عمران خان نے ریاست مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے یہ اس کا ایک لحظہ ہے. ہماری آبادی کا 65% حصہ 30 سال سے کم عمر افراد کو مشتمل ہے. اگر ہم انہیں روزگار فراہم نہیں کر سکے اور اس کی ترقی کے اقدام نہ کیے تو ہم اہم قومی سرمایہ کو ضائع کر دیں گے. لہذا ہم اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. اگلے 2-3 سال میں 6-7% کرنے کے جو اقدامات ہم لے رہے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. زراعت. جناب اسپیکر، صوبوں کے تعاون سے ہم زرعی پیداوار میں اضافہ اور فوڈ سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع ٹرانسفارمیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے. انڈسٹری اینڈ برآمدات میں اضافہ ادائیگیوں کے تبادلے کے مسلسل جاری بحران سے نکالنے اور بار بار IMF پروگرام کی طرف جانے سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہے. اس بجٹ میں ہم سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں. مزید برآں CPEC کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. تیسرا، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج فائنانسنگ شروع کی گئی ہے. فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارکیٹ کو مناسب کر دیا گیا ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون، ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے. جس کے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیش ٹرانسفر، کامیاب جوان، بلا سود قرضے، نیوٹریشن، تحفظ، آمدن، چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد، لنگر، غربا کے لیے کھانے کی فراہمی، فوڈ کارٹ، راشن کی تقسیم، ٹھیلا، کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے. 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. اب تک اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے.
توانائی شعبے میں اصلاح چند عام اقدامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے: گردشی قرضے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی، پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تعاون سے گردشی قرضے کی ری اسٹرکچرنگ، بجلی کی زیادہ کھپت ہونے والی صنعتوں کے لیے لائن لاسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری، بجلی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان، مجموعی لاگت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول۔ اگلے 2 سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے۔ علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے، قیمت کے استحکام، انڈسٹری، برآمدات، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، نجی پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کے اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے۔ یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ رواں سال پی ایچ ڈی پہ صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور کووڈ-19 کے وسیع پینے پر تباہی کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ اگلے سال کے لیے ہماری ترقیاتی ترجیحات یہ ہیں: خوراک اور پانی کی دستیابی، توانائی کا تحفظ، روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری، سی پیک کی امپلیمنٹیشن میں پیش رفت، اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر اور آپریشن، پائیدار ترقی اہداف SDGs جس کو آپ کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات، ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رفت، علاقوں کے بیان کے مابین پائے جانے فرق کا تدارک، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر، یہ ترجیحات محتاط انداز سے واضح کی گئی ہیں اور اس سے معاشی ترقی کی فروغ کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پی ایس ڈی پی کے ذمہ ہمارا ویژن سادہ ہے: ہم زیادہ منافع بخش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے لوگوں کی دود و باش میں بہتری آئے گی اور ان منصوبوں کو جلد، شفاف انداز سے اور بدعنوانی سے پاک ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں 21-22 میں پی ایس ڈی پی کے اہم تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی، ہماری حکومت زرعی شعبے کی ترقی کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ اس سال گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تاہم اس شعبے میں بہت زیادہ پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد زرعی اور لائف سٹاک کے شعبے کے جدید خطوط پر ترقی کرنی ہے۔ اس کے تحت مویشی، ماہی گیری، اپاشی کے شعبے بات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ہم نے اس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آبی تحفظ، جناب اسپیکر، پاکستان تیزی سے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پانی کے ذخیرہ گاہوں میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے خواہاں ہیں تاکہ مستقبل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 2 سال میں کیا ختم ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ انہوں نے اگلے 5-10 سال کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک ویژنری کا شان۔ 3 بڑے ڈیم، داسو، دیامیر، بھاشا، محمد کی تعمیر
बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मुकासद इन मंसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम जेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, सी पैक ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मजीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नौयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबा बंदी के मराइल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है, जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूजर तक तरसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, बासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। काम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए फजर पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1 K2 मंसूबे और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फर्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं, ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की जिंदगी में बेहतर लाने के लिए वजीर आजम की विजन के आकाश है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्ज झेल मंसूबे शामिल हैं: जुनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान। ये इस तरह नहीं, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहे। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहाँ से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, ऐसा अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में
98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड तमाम वेब से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान को अपनी सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से जायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। वो अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है, क्योंकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। लिया मंसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजबूरी लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मंसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मंसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा, जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान समाजी शोबे तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PHD की मद में 118 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर रहे हैं। बजट 2021-22 के नुमाया खदोखाल, जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खदोखाल कुछ यूं है। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नजरसानी शुदा तखमीना 6,300
95 अरब रुपए था। ये गुज़श्ता साल के नजरसानी शुदा मुहासिल के तखमीने के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातिर-खा इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराहम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और खवातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी हासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा जाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपए से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा जाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकालकर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है, जिनमें नजरसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की जाने वाली अदायगियां, टैरिफ फर्क के बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली किसान प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी एलिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूं, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नजरसानी तखमीना शात के मुताबिक 7.1% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का यह हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब ज़ैल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीमें सूबों के ताबन से मजीद वुसअत लाई जाएगी।
चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम। एसएमईज को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वजीर आजम की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद। आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ाकर 47 अरब रुपए की तजवीज है। मजीद बरां सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मजीद 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मर्दमशुमारी 2022 में नई मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 इमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स दौरों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारन का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मजीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा।
ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझ कर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मजीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के जरिए उन तक पहुंचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मजीद तकवीत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निजाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तिजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ जीएसटी नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम ताजरों के एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मदद करेंगे। हम कस्टम्स के हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। हमने एफबीआर में खसूसी सेल बनाया है जिसमें रिटेल कारोबार से मुंसलिक माहिरीन एफबीआर के काबिल अफसरान शामिल हैं जो कि इस प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के जरिए मुमकिन होगी, जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मजीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में दर्जा झैल इक़दाम उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा, छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोजगार मौके करते हैं और जरिए रोजगार फराहम करते हैं बल्कि माशी नमू भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया, जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस है। इसके लिए मुकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। आईटी की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाजत, आईटी और आईटी पर इंहिसार करने वाली खिदमात की बरामदात को
فروغ دینے کے لیے ICT ٹیکس آرڈیننس 201 میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو 0 ریٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. بجلی کی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ٹیکس ترغیبات. حکومت پاکستان بجلی چلنے والی گاڑیوں کے استعمال میں مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ٹیکس مراد اور ٹیکس چھوٹ تجویز کی جا رہی ہیں. ان میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے CKD کٹس کی درآمد پر ٹیکس کی چھوٹ مقامی طور پر کی گئی. الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی. الیکٹرانک گاڑیوں اور CKD کٹس کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی چھوٹ اور 4 پہیوں والی الیکٹرانک گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ شامل ہیں. اسپیشل ٹیکنالوجی زون. ملک میں خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیے جا رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی زون میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلانٹ مشینری ساز و سامان اور خام مال کی درآمد پہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے. زرعی اجناس کی ذخیرہ گوداموں کی چھوٹ. زرعی ملک ہونے کے باوجود فوڈ سیکورٹی کو قائم رکھنا ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. دیہی علاقوں میں کسانوں کو غلہ اسٹوریج کی سہولت دینے اور اشیاء کی شیلف لائف کو بہتر کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے گوداموں کو ٹیکس چھوٹ دے دی جائے گی. یہ اقدام وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ترقیاتی منصوبے کی ویژن کے عین مطابق ہے. ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ. عوام کو ریلیف اور کاروبار میں سہولت دینے کے لیے ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز. مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فیٹ کی چھوٹ. بینکوں کی طرف سے پوائنٹ آف سیل کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ دی جا رہی ہے. اور ٹیئر 1 ریٹیلر کی خریداری میں کسٹمز کے لیے ایک پرائز اسکیم کا اعلان کر رہے ہیں جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے خیال میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا یہ جو ہمارا سٹیپ ہے جس سے ٹیئر 1 ریٹیلرز کا خیال پیش کرنا اور ان کو FBR کے ساتھ منسلک کرنا. اس سلسلے میں ہمیں حوصلہ افزا نتائج آلریڈی ہو چکے ہیں اور جب ہم اس کو 5 لاکھ مرچنٹس تک جائیں گے تو ہمارے خیال میں اس میں ٹیکسوں میں کافی اضافہ ہوگا. انکم ٹیکس. اب میں انکم ٹیکس سے متعلقہ تجاویز پیش کرتا ہوں. ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی. انکم ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیار میں کمی کی تجویز ہے. ٹیکس حکام ٹیکس آڈٹ کے لیے منتخب نہ ہونے والے کیسز کو بھی انکوائری کر سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں تجویز ہے یہ انکوائری کے اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا. تجویز ہے کہ شو کاز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو 120 دن کر دیا جائے گا. تجویز ہے کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا. تھرڈ پارٹی آڈٹ. ٹیکس حکام آڈٹ انکوائری کرنے کے بعد بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں جس سے کاروباری لاگت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا. اس ثوابدیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ FBR کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے. ریفنڈ ایک مسئلہ ہے, ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے. پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے مطابق متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے. اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو. کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا جائے. کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے
درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی. ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے. یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ معیشت ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اس وقت ہم تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ڈاکومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکلوں کو ختم کر دیا جائے. اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر. کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی. موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے. عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا. مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی. مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا. ڈسپوزل آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی. کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی. اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے. مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ. قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے. تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنے بکس میں دیکھیں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے. 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں. افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے. عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی. مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے. بعض درآمدات کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا. کتابوں، رسالوں، زرعی آلات یا 850 cc تک کی کاروں کے CBU کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں. بلاک ٹیکسیشن میں کمی. پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن ختم کر دیا جائے. تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے. پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ.
یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا۔ تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح بدہولڈنگ ٹیکس دائرۂ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسی ایشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ یہ بھی تجویز ہے کہ ودہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے سیکٹرز کے ان افراد کو بھی لاگو کیا جائے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت بجٹ تجاویز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں مالی سال آئندہ مالی سال کے لیے، اور اس وقت اذان عصر کا اس وقت جو ہے وہ وقفہ ہے، اور اس وقت ملا جلا رجحان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ بہت سارے انسینٹیوز جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کہا گیا، مختلف ٹیکسیشن کے حوالے سے، اور جو بات کی گئی کہ گروتھ سٹوری یہاں سے لے کر چلنی ہے، گروتھ انجن جو ہے وہ بننا ہے۔ اس مالی سال کا جو بجٹ ہوگا وہ پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلے گا۔ اس حوالے سے بہت سارے انسینٹیوز بھی جو ہیں حکومت اس وقت بات کر رہی ہے، لیکن ظاہر کہ وہ جب ان کے اوپر کامنٹ ہوگا تو بہت بہتر طریقے سے اس کے اوپر پھر کامنٹ جو ہمارے مختلف پروفیشنلز جو ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال آپ اپنی سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام چیمبرز، جس میں کراچی چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری، ساتھ ہی ساتھ سرحد چیمبر آف کامرس، یعنی جتنی بزنس کمیونٹی ہے اس وقت یہ تقریر بہت غور سے سن رہی ہے۔ 100 ملین روپے تک ہے، ان کو ٹرن اوور کے 0.25% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یا پھر کب ٹیکس آمدنی کا 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین سے زائد ہے اور 250 ملین روپے تک ہے کو اپنے ٹرن اوور کا 1.5% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یا قابل ٹیکس آمدنی کا 15% ہے۔ تجویز ہے ایک صفحے کا سادہ ٹیکس گوشوارہ متعارف کیا جائے۔ سروسز کی آمد برآمد، سروسز تمام سروس وصولیات جو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان بھیجی جائیں اس پر حتمی ٹیکس رجیم کے تحت 1% کی کم شرح پہ ٹیکس عائد کیا جائے، اور ان سے کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ریلیف، آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ سروس کی ایکسپورٹ کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے دائرے کار میں لایا گیا ہے۔ ٹیکس کریڈٹ کے لاگو ہونے کی شرط میں نرمی لائی گئی ہے، اور ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیار کو کم کرنے کی تجویز ہے۔ ڈیٹا سٹوریج اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کو شامل کر کے ان سروسز کے دائرے کار کو وسیع کرنے کی تجویز ہے۔ اسپیشل اکنامک زون سی پیک کا ایک بنیادی پروجیکٹ ہے، ان کو ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا تھا۔ ہم قانون کے تحت اس کے ٹرن اوور پر بھی جو ٹیکس تھا اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ تجویز ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز پر ٹیکس سال 21 سے کم از کم ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی تشکیل پرائم منسٹر عمران خان کے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس کا بڑا اقدام ہے، ان کا ایک بڑا اقدام ہے۔ جدت ٹیکنالوجی اور کاروبار کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیکس مراحت کی تجویز ہے، جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، زون ڈیولپرز اور زون انٹرپرائزز کے لیے 10 سالہ ٹیکس کی چھوٹ، کیپٹل گڈز کے درآمد پر ٹیکس چھوٹ، زون انٹرپرائزز میں سرمایہ کاری سے پرائیویٹ فنڈ سے حاصل کردہ آمدنی کے منافع پر ٹیکس چھوٹ، مستقبل کی کموڈیٹی مارکیٹس، ویئر ہاؤسنگ سروسز، لاجسٹک سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز پر شرائع ٹیکس 8% کم کر کے 3% کرنے کی تجویز ہے، اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پر ویئر ہاؤس الیکٹرانک ریسیٹ پر بھی ودہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ کی تجویز ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، حکومت پاکستان کی تعمیر کردہ
टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स। जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इकदाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट्स पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला जखीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के सीवी को ये ना करें प्लीज, से छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तेमाल दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इकदाम की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी जाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी की 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे इस माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इस तरह आलमी सतह पर मोटरसाइकिल बदलते रुझानात के मद्देनजर रखते हुए मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हैवी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स की मखसूस इकसाम पर आयद मसूलात में मुनासिब कमी की जा रही है। कोविड पेश नज़र हुकूमत अपने आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाह है और जबकि ये अभी भी दरपेश है, इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड-19 से मुताल्लिका मेडिकल सामान और शाफत छूट जो कि मौजूदा हुकूमत से जी चाकी दे चुकी है, इसमें मजीद 6 माह की तौसील कर दी जाएगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने सनती अफजाइश को तेज तर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं ताकि कमजोर मईशत के लेबल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये हुकूमत पहले दिन से मुकामी सनत को तरक्की देने और कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। फाइनेंस एक्ट 1920 में 1629 कोर्स पर टैरिफ की शरह 0 कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली काम माल पर मुश्तमिल थी। फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आज 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इकदाम पर अमल दरामद से 25 अरब रुपए की मराद व फवायद दिए जा चुके हैं। इन इकदाम के नतीजे में मईशत में बेहतरी मुमकिन हुई, जिसका सबूत मौजूदा GDP के आदाद शुमार में है। कौमी टैरिफ पॉलिसी 19 से लेकर 24 के तहत कॉमर्स, FBR, फाइनेंस टैरिफ शरह को आसान और टैरिफ में मौजूद बेज़ाब्तियों और बिगाड़ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मुकामी सनत बरामदात को पुरकशिश मराद दी जा सकेंगी। सनती मईशत को मजीद तक़वियत देने के लिए रवां माली साल में टेक्सटाइल से मुतल्लिका अशिया की 164 टैरिफ हेडिंग्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ आम मटीरियल अशिया की 152 टैरिफ कोड्स पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालबे को पूरा करने के लिए सूती धागा की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी को खत्म किया गया है। बाद अज़ां सूती धागे पर 5% कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, कौमी टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि मुल्की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो खास तौर पर तवज्जो की जरूरत है। लिहाजा कॉटन वैल्यू चेन, पॉलिएस्टर वैल्यू चेन और मैन मेड फाइबर की टैरिफ स्ट्रक्चर को कम
اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ الوائے اور اسٹیل کی مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے، اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے، تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کیا جا سکے تاکہ کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں وابستہ حوصلہ افزائی کے لیے ان میں استعمال ہونے والی خام مال و اشیاء کو یا تو 0% کسٹم ڈیوٹی سلیب میں شامل کر دیا گیا ہے یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں۔ جہاں پر یہ نمایاں کرنا نہایت موزوں ہے، یہ تمام ریلیف اور ماریاتی جو اقدامات ہیں اس میں 45 ارب روپے کی نیٹ ریونیو سے زائد ہیں، جو کہ موجودہ حکومت صنعتی و معاشی ترقی کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی۔ جناب اسپیکر، موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد، موبائل فون ڈیوائس پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی صنعت میں بہت متاثر کن پیداوار شروع کر دی ہے۔ وہ دور نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برآمد کرنے شروع کر دے گا، جبکہ مقامی موبائل فون صنعت ابھی بھی نیسن حالت میں ہے۔ اس کے لیے مقامی درآمدی جو نعم البدل ہے اس کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغبت دینے کے لیے موبائل فونز کی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا، لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فونز پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں، تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے۔ حکومت اسمگلنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کو یقین ہے قانونی درآمد اور محاصل میں اضافہ محفوظ اور اسمگلنگ فری بارڈر سے براہ راست وابستہ ہے۔ پاکستان کسٹم اسمگلنگ کی لعنت کو جڑ سے پھیرنے کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کسٹم کو بھرپور کاوشوں کی بدولت رواں مالی سال اب 52 ارب روپے کی اسمگل شدہ ممنوع اشیاء کو ضبط کیا جا چکا ہے۔ رواں مالی سال درآمدی معیشت اور محاصل میں اضافہ انفورسمنٹ اقدامات کے مؤثر عمل درآمد کا ثبوت ہے۔ اس لیے بارڈر مینجمنٹ جیسے اقدام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کسٹم فارمیشنز کو مضبوط بنایا جا سکے اور ملک کے مغربی بارڈرز سمندری ساحلی پٹی کا محفوظ بنایا جائے۔ جہاں پر یہ بتانا نہایت اہم ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ تکمیل کے بعد 74 سے زیادہ حکومتی اداروں اور پورٹ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کر دے گا، جس کی صرف درآمدات اور برآمدات سہولیات دینے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے، بلکہ پورے خطے کو تجارتی سہولیات دینے کی جانب گیم چینجر ثابت ہوگا۔ مزید سہولیات کے لیے رسک مینجمنٹ نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے تاکہ گرین چینل میں 60% برآمدی کارگو کی کلیئرنس کی جا سکے، جس کی وجہ سے مقامی برآمدی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی ریئل ٹائم کلیئرنس ہو۔
जनाब स्पीकर, रिलीफ इकदामात, अब मैं रिलीफ इकदामात का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है, गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरत-हाल के बिना पर कफायत शारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूंकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दामात का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में अलाउंस 14,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इक़दामात किए गए हैं। और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी जिंदगियों के बदलने के मुंतजर रहते थे। अब वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के जरिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फैसला किया है। ये इस बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। मजीद बराम, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में अर्ज किया, ये तरक्याती बजट है जो मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा। ये मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें वतन अजीज के मुफलिस पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें नौजवानों को माशरे के फाल रुकन बनाने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं। नौजवान वलवला अंगेजी से लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं ताकि वो दस्तयाब मौके से फायदा उठा सकें। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान चैलेंजेस से भरपूर मौके तलाश में रहते हैं, जिसका जरिया नई दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया और मसनूई जहानत जैसे अलूम से इस्तेफादा करें के लिए हर दम तैयार हैं। इस वजह से हम बरामदात में इजाफे के लिए IT के शोबे में नसार कर रहे हैं। हमारी ज़राअत में तरक्की करने की सलाह से बिल्कुल फायदा नहीं उठाया गया और खास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स की हकीकी कदर गरीब किसानों की से फायदा उठाने से कबल ही खत्म हो जाती है। हम ज़राई शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं ताकि कोल्ड चेन स्टोरेज की सहूलियात फराहम की जाएं और किसानों की मंडियों तक रसाई आमदनी आसान बनाई जाए। उन्हें बीजों की बेहतर क्वालिटी फराहम की जाए। अपने इन्हीं कर्जों और आबी रसानी मुमकिन बनाई जाए। ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी इजरास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाही माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं, जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाही माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद, इकबाल इस
रिश्ते विरां से जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। पाकिस्तान आइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये आइटम नंबर 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख ले। जी, with the finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers before the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grant demand and for appropriation grants for the and financial year appropriate for 2021 stand laid. जी, Item number 4, introduction of bill. जी. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. वज़ीर खजाना शौकत तरीन माली साल 2021-22 का बजट पेश करने के बाद इस वक्त उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान से उनको मुबारकबाद दी बजट पेश करने पर। इस दौरान हमने देखा कि नून लीग समेत दीगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका एहतजाज भी जारी रहा। माली साल का बजट जो हुकूमत ने बात की कि टेक ऑफ करने की कोशिश है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आफ्टर पेंडेमिक जिस तरीके से राइज करने की कोशिश की गई इसी को सपोर्ट करेगा। यकीनी तौर से कई एक जगहों पे, बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि इंसेंटिवाइज किया गया और साथ ही साथ जो एक पेस था कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब आगे का जो वक्त होगा वो ग्रोथ की तरफ का होगा। तो पूरी कोशिश है हुकूमत की और बिलखुसूस इस जो कमिटमेंट नजर आई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि प्रो अवाम इस बजट को होना चाहिए, गुर्बत जो है उसके खात्मे के लिए ये बजट होना चाहिए।